आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। हमारी खुसूसी पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल करते हैं। आम इंतखाबात अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। 4 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है, अब 3 मरहले बचे हैं। 5वें मरहले के तहत 6 मई को वोटिंग होगी। लीडर चुनावी तशहीर में मसरूफ है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी की शहरियत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। रमजान में वोटिंग के औकात में तब्दीली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से अर्जियों पर गौर करने को कहा है। वहीं रायबरेली में प्रियंका गांधी ने कहा है कि मौजूदा सरकार जमहूरियत को दबाना चाहती है। वहीं आलिम-ए-दीन मौलाना अली हुसैन क़ुमी ने पर्चे नामजदगी रद्द करने पर नाराजगी का इजहार किया है। मौलाना अली हुसैन क़ुमी वाराणसी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको करते हैं बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। कांग्रेस सदर राहुल गांधी की शहरियत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। 2 सामाजिक कारकुनों के जरिए दाखिल अर्जी में कहा गया है कि वजारत दाखिला इस मामले को तय करे। अर्जी में मुतालबा किया गया है कि राहुल गांधी की शहरियत खत्म की जाए और वो वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर अगले हफ्ते समाअत कर सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने याचिका दाखिल करके राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाया है। हमारे साथ वो लोग भी मौजूद हैं और उनके वकील भी मौजूद हैं। पहले आपसे सवाल है कि क्या आपका लोकस है जो आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, ठीक है, और क्या मांग कर रहे हैं? जो व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, क्या उसे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने का अधिकार है? 2003 से लेकर 2009 तक राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक रहे हैं। उन्होंने 2004 का चुनाव लड़ा, 9 का लड़ा, 14 का लड़ा और अब फिर 19 का 2 लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि ये 130 करोड़ लोगों से धोखा हो रहा है। एक विदेशी नागरिक हिंदुस्तान में जब वोट नहीं दे सकता तो वो चुनाव कैसे लड़ सकता है और कैसे किसी एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है? तो हमें लगता है कि राहुल गांधी 130 करोड़ लोगों से धोखा कर रहे हैं और 100 साल की पुरानी कांग्रेस पार्टी के साथ भी धोखा कर रहे हैं उसका अध्यक्ष बन के। वरुण साहब, क्या आपकी याचिका है, आधार क्या है और क्या आपने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है? देखिए, जो याचिका श्री जय भगवान गोयल और श्री चंद्र प्रकाश कौशिक जी ने आज दाखिल की है, उस याचिका में सारे मुद्दे कानूनी हैं, संवैधानिक है और उसमें ये कहा गया है कि संविधान सम्मत उनका नॉमिनेशन नहीं है, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का अधिकार नहीं है और वो राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते। ये सारे मुद्दे उठे हैं। सिटीजनशिप का भी मामला उसमें उठाया गया है और उम्मीद है कि उस केस की जल्द से जल्द सुनवाई होगी। आगे जो भी सुनवाई होगी फिर हम आपको उसके बारे में सूचित करेंगे। होम मिनिस्ट्री ने जो अभी उन्हें नोटिस किया है कि आपकी याचिका में वो भी शामिल है। हमने माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो एक रिप्रेजेंटेशन दिया था भारत सरकार को, मैंने उसकी भी जिक्र अपने पिटीशन में की है। उस पर अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। राहुल गांधी 2009 में लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 2014 में लोकसभा के सदस्य रहे हैं और इस तरह से भारत की जनता के साथ उनका पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ना एक खिलवाड़ है तब तक जब तक कि उनके नागरिकता का सवाल डिसाइड नहीं हो जाता। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर याचिका दाखिल कर दी गई है। उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर इलेक्शन कमीशन ने 72 घंटों की पाबंदी आयद कर दी है। प्रज्ञा पर पाबंदी उनके मुतनाज़ा बयानात के सिलसिले में लगी है। आज से पाबंदी का निफाज हो गया है। प्रज्ञा ठाकुर 72 घंटों तक तशहीरी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। वाज़ेह है कि प्रज्ञा ठाकुर ने बाबरी मस्जिद इनेदाम के ताल्लुक से फख्र का इजहार किया था। प्रज्ञा ने कहा था कि उन्होंने इनेदाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। याद रहे कि भोपाल में 12 मई को चुनाव होना है। ऐसे में प्रज्ञा पर 3 दिन की पाबंदी से बीजेपी की इंतखाबी तशहीर पर असर पड़ने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। ईसी ने राहुल से 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। राहुल पर मध्य प्रदेश के
शहडोल की एक रैली में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। राहुल ने शहडोल में कहा था कि नरेंद्र मोदी ने एक नया कानून बनाया है जिसमें एक लाइन है कि आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है। वहीं उन्होंने कहा था कि वो वादा करते हैं कि 2019 के बाद लोन न चुका पाने की वजह से कोई किसान जेल नहीं जाएगा। आम चुनाव के बकाया बचे 3 मरहलों में से 2 रमजानुल मुबारक में होंगे। इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद कुछ हलकों से इन तारीखों पर सवाल उठाए गए थे। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अर्जी पर गौर करने को कहा है। अर्जी गुजार ने वोटिंग का अमल 7 के बजाय 5 बजे से शुरू करने की गुजारिश की है। और इस मामले पर अर्जी गुजार निजाम पाशा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि रमजान को लेकर अब वो तय करें कि वोटिंग का समय क्या होगा। निजाम पाशा वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इससे पहले ये चुनाव आयोग गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इनकी बात नहीं मानी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा। सर, आप इससे पहले चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग ने तो इस मामले को सीरियसली नहीं लिया, बावजूद आप इसके अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहा फिलहाल? तो हमने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका फाइल की थी कि चुनाव आयोग ने हमारे रिप्रेजेंटेशन पे कोई जवाब नहीं दिया है और जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम विभाग है, उसने एक वार्निंग जारी की है कि अगले आने वाले दिनों में भीषण गर्मी रहेगी भारत के और जो स्टेट्स का भारत के जिन भागों का उन्होंने नाम दिया है अपनी हीट वेव वार्निंग में, वो वही स्टेट्स हैं जो अब वोटिंग के लिए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डायरेक्शन दिया है कि वो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर फैसला लें और जो 6 तारीख को पोलिंग है उससे पहले फैसला लें। तो उससे पहले पोलिंग होना होगा क्योंकि रमजान है और हीट वेव जो है वो ज्यादा है, टेम्परेचर 44 है। ऐसे में कितने समय आप चाहते हैं, क्या टाइम चाहते हैं फिलहाल आप? तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है चुनाव आयोग का, उसमें यह है कि 7 बजे से सुबह को पोलिंग होगी, लेकिन जो सहरी के खत्म होने का वक्त है, जो रोजे का शुरू होने का वक्त है, वो कुछ 3:30-4 बजे का है। तो हमने इसलिए चुनाव आयोग से ये कहा था कि आप 5 बजे से पोलिंग शुरू कर दिए, 2 ही घंटे का फर्क पड़ेगा और इस 2 घंटे में खास गर्मी की वजह से वैसे सभी लोग और खासतौर पर मुसलमान जो फिर गर्मी में बाहर नहीं निकल पाएंगे रोजे की वजह से, वो अपना वोट डाल सकेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 6 मई से पहले चुनाव आयोग ये तय करे कि क्या रमजान से पहले जो समय है, क्या उस समय में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब चुनाव आयोग को जल्द से जल्द इस पूरे मामले में फैसला लेना होगा। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए सुशील पांडे से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। सुशील, जिस तरह से वकील ने भी कहा और इसी को डायरेक्शन दे दी गई है, रमजान, इलेक्शन और टेम्परेचर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गौर कीजिए, यानी गुंजाइश निकल रही है, क्या समझे? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जो इस तरह याचिकाकर्ता ने ये लगाया है आरोप और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन से पहले भी उन्होंने इस मामले में शिकायत की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि चूंकि रमजान शुरू होने वाला है और रमजान के महीने में जो वोटिंग है वो उन राज्यों में है जहां पर चुनाव मौसम विभाग द्वारा अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि सबसे ज्यादा गर्मी और हीट वेव उन तमाम इलाकों को प्रभावित कर सकती है। लिहाजा जो शहरी का समय होता है जो मुसलमान कम्युनिटी के लिए वो 3 बजे होता है, तो क्यों ना चूंकि गर्मी ज्यादा रहेगी, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, तो क्यों ना वो समय परिवर्तन कर दिया जाए। चुनाव आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें वोटिंग का समय 7 बजे से है, तो वो ये चाहते हैं कि 5 बजे से कर दिया जाए। और इसी बाबत आज जो इनके जो लोग हैं वो चुनाव आयोग में रिप्रेजेंटेशन भी देने जाएंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया है कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग इस मामले में फैसला ले। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, एक समाधान निकालना पड़ेगा, ताकि जो चुनाव के जो कर्मचारी हैं उन्हें भी किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े और साथ ही साथ चुनाव भी ना प्रभावित हो और जो ये मांग कर रहे हैं उस मांग से भी ये संतुष्ट हो जाएं। जी सुशील, जिस तरह से मौसम विभाग ने जो बात कही है कि किस हद तक टेम्परेचर रहेगा और गर्म हवाएं होंगी, रमजान न भी होता तो ये एक मसला तो था, जिस तरह से गर्मी में लोग नहीं निकल पाएंगे और कुछ जगहों पर इस तरह के हालात देखने को भी मिले पिछले 4 फेजेस में, तो ये भी एक वजह बन रही है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इससे पहले भी ये मुद्दा उठा था। मैं आपको याद दिलाऊं, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में
इस बाबत एक याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से मना करते हुए याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने का आदेश दिया था। और यही मामला फिलहाल फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ऑर्डर किया है इलेक्शन कमीशन को कि इस पूरे मामले को कंसीडर करें। तो कहीं ना कहीं मामला रमजान से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग इस मामले पर कोई बड़ा फैसला लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत या प्रैक्टिकल लेवल पर बात करें तो जो चुनाव की प्रक्रिया है वो बहुत गुप्त होती है। जो कुछ चुनाव कर्मचारी होते हैं वो कहीं बाहर ड्यूटी पे लगे होते हैं, तो उनको 3 बजे या 4 बजे उठकर तैयारी करनी पड़ती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को उनको बताना पड़ता है और बाकायदा प्रचार प्रसार करना पड़ता है। अगर चुनाव आयोग इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी करता है तो उन तमाम मतदाताओं को बताना पड़ेगा कि वोटिंग का जो समय है वो बदल गया है। तो एक लंबी प्रक्रिया है और एक बड़ा टास्क है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या चुनाव आयोग इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले पाता है या नहीं ले पाता है। लेकिन याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है, रमजान है और मौसम विभाग का ये नोटिफिकेशन है कि हीट वेव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ज्यादा होने वाली है, लिहाजा उन्हें कुछ रियायत दी जाए। तो अब कहीं ना कहीं ये पूरा फैसला चुनाव आयोग को लेना है, तो हमें भी ये इंतजार करना होगा कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग क्या कुछ आदेश देता है। जी, जानकारों का क्या कहना है कि क्या 2 फेज में ये तब्दीली मुमकिन है, कर सकता है, इसी गुंजाइश निकल सकती है? देखिए, चुनाव आयोग अगर जानकारों की बात करें तो जानकारों की तरफ से साफ तौर से यही कहा गया है कि ये थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया होगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले से ही सारी तैयारी कर ली है और अब वो बाकायदा जिस तरह वोटिंग होती है उसके लिए जो तैयारियां होती हैं वो तैयारियां बना ली गई हैं। चूंकि 6 मई अब बहुत लंबा समय नहीं रहा, आज तारीख 2 है, तो ऐसे में इतनी जल्दी फैसला लेना मुश्किल होगा। उम्मीद ये है कि अगर अगले चरण में, इस चरण में चुनाव में अगर वो इस मामले में कोई फैसला नहीं ले पाते हैं तो अगले चरण में चुनाव आयोग किसी भी प्रकार का फैसला ले सकता है। लेकिन चुनाव आयोग के लिए ये फैसला लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सभी जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके पास नोटिफिकेशन भेज दिया गया है और ऐसे में बदलाव करना बहुत मुश्किल कदम होगा। बिल्कुल मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं, लेकिन अगर ईसी करता है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर गौर करते हुए ईसी कुछ कोशिश जरूर करे, लेकिन चूंकि शेड्यूल बना हुआ है बहुत ही मुश्किल है ईसी के लिए ये काम। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भोपाल शहर काजी और मसाजिद कमेटी ने मुश्तरका तौर पर माह रमजान में मुसलमानों से वोटिंग करने की अपील की है। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी का कहना है कि जमहूरी मुल्क में शहरियों के लिए वोटिंग उसके बुनियादी हुकूक में शामिल होती है और तमाम लोगों को चाहिए कि नमाज फजर के बाद पहले वोटिंग करें, उसके बाद अपने किसी काम को अंजाम दें। अच्छे लोग सिलेक्ट होकर आए, इसके लिए हर हिंदुस्तानी शहरी को बाशूर होना चाहिए। इसलिए रमज़ान के महीने के अंदर हम तमामी लोगों से इस बात की अपील करेंगे कि रमज़ान का बहाना बनाकर वोटिंग से इज्तनाब न करें, बल्कि निज़ाम बनाएं, सुबह फजर के बाद तलावत करें, जिक्र करें और जब वोट डालने के बाद फिर आराम कर लें। हिंदुस्तान के शहरी की भी ये ख्वाहिश होना चाहिए कि हमारे मुल्क के हाकिम भी शानदार, ईमानदार हों, मोहब्बत करने वाले हों। अगर ऐसे लोगों का हम सब लोग, सारे हिंदुस्तानी, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अच्छे लोगों को मुंतखब करेंगे तो ये हिंदुस्तान भी शानदार मुल्कों में इसका शुमार होगा। और जो खुराफात मुल्कों में होती है इसी तरह से होती है कि गलत लोगों की नुमाइंदगी हो जाती है। इसलिए मेरी भी अपनी ये अपील है कि सारे ही लोग रमज़ान के अंदर वोटिंग करें और अच्छे लोगों के लिए मुंतखब करें। आगे बढ़ेंगे। बॉक्सर से सियासत में कदम रखने वाले जनूबी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई न बीजेपी से है और न ही आम आदमी पार्टी से, बल्कि हमारी लड़ाई अवाम के मुद्दों से है। बॉक्सर से राजनेता बने कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। विजेंद्र, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, बॉक्सिंग से पॉलिटिक्स किस तरीके का सफर लग रहा है? सफर नहीं है, जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियां हमारी बढ़ गई हैं। हम मानते हैं लोगों में बीच जा रहे हैं, लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, जो उनकी तकलीफें हैं, दुख हैं, वो हमें बता रहे हैं, तो हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने रमेश विदुड़ी हैं जो कि यहाँ के सिटिंग एमपी हैं, तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे उनसे जीतने के लिए? जिन लोगों से पूछिए कितनी बार इनके बीच में आए हैं, आप पूछिएगा इनसे, ये बताएंगे कितनी बार इनके बीच में आए हैं। तो ये जंग कहते हैं हमारी रमेश विदुड़ी और आम आदमी पार्टी से नहीं है, जो उनकी समस्याएं हैं उनसे हमारी जंग है, उनसे हम लड़ते रहेंगे।
विजेंद्र, ये कहा जाता है कि सितारे सिर्फ चुनावी वक्त पर तो आते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो मैदान में नजर नहीं आते। लोग कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इनके बीच का, उनके बीच में रहूंगा। कांग्रेस ने आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो किस मुद्दों पर यहाँ का चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि प्रचार आप कर रहे हैं, आपने देखा होगा क्या क्या समस्याएं आपको देखने के लिए मिली? समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की है। युवा बहुत हताश है, व्यापारी बहुत परेशान है, महिलाएं हैं वो बहुत अपने आप को असुरक्षित समझती हैं, एनवायरनमेंट का बहुत बुरा हाल है। तो समस्या कहाँ नहीं है? तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दूर करने के होते। बिजली पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ इन इलाकों में जाते पानी नहीं आता। जो आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, 700 लीटर पानी हम फ्री देंगे, ये कुछ पानी फ्री नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो बेसिक जो समस्याएं हैं वो आप उठाएंगे, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठा रही है लोकल मुद्दों की जगह। जी, पर वो तो मुद्दा है ही नहीं ना। पहले मुद्दे जीएसटी बड़ा मुद्दा था, जो नोटबंदी में इतने लोगों की जान चली गई, वो बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। उसके कहते जो उपलब्धियां मानते थे कि हमारी उपलब्धि है, लेकिन उसको कोई उसके ऊपर तो वोट नहीं मांग रहे ना। ये तो हर एक चीज़ को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो लोग समझदार हैं, इतने मूर्ख नहीं है लोग, और कहते हैं इसका जवाब अभी थोड़े दिन के बाद जो इलेक्शन है उसमें देंगे। पहले झूठ पूरे जब कोई प्लेयर राजनीति में आता है तो सबसे ज्यादा उम्मीद बढ़ती है कि खिलाड़ी खेल के मैदान में जिस तरीके का अपना प्रदर्शन करते हैं, उसी तरह युवाओं के लिए खेल के लिए कुछ करेंगे। तो क्या सोचा है कि अगर आप जहां से जीतते हैं तो युवाओं के लिए किस तरीके का सोचा है? जो भी खेल की समस्या है, जो मेरा एक सपना है कि जहाँ एक गाँव है या गली मोहल्ला, वहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी जरूर की जाए जी। एक जो स्टेडियम है वो इनके लिए छोटा, जो किसी भी तरह का स्टेडियम, चाहे बास्केटबॉल का हो चाहे क्रिकेट का हो, वो प्रोवाइड किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल है कि आपका जो मुकाबला है वो बीजेपी से है, आम आदमी पार्टी से है, या फिर यहाँ के मुद्दों से है? मैं ऑलरेडी बता चुका है, ये मुद्दे ही मेरे लिए बहुत अहम है, ये लोग मेरे लिए बहुत अहम है। तो कहते हैं आपस की लड़ाई तो हम कभी कर लेंगे, तो जो इनकी समस्याएं हैं उनको हम दूर करें तो वो बेहतर होगा हमारे लिए। जीत गया भाई। ये हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि हमारी लड़ाई मुद्दों को लेकर न्यूज़ 18 दिल्ली। अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि यहां के अवाम राहुल गांधी को तलाश कर रहे हैं। कैसे चुनौती दे रहे हैं और हर जगह राहुल गांधी निशाने पर है? देखिए, प्रत्याशी लापता है। पहले तो सांसद के नाते लापता थे, अब प्रत्याशी के नाते लापता हैं। और जब प्रत्याशी इतनी जहमत भी ना उठाए कि जनता से आकर वोट मांगे, तो जनता फिर उसे वोट क्यों दे? पहले राहुल जी कहते थे कि सब काम मोदी और योगी को करना, अगर काम भाजपा को ही करना तो फिर जनता भाजपा को ही वोट दे। एक बहुत अच्छी बात आप कहती हैं कि बटन का कमल का बटन दबाएंगे तो 13 रुपए में शक्कर पाएंगे, अपने घर में पानी पाएंगे। हाँ, गरीब परिवारों के लिए संकल्प है भाजपा का, हमारे संकल्प पत्र में भी इसका बखान है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब मिलकर सबको अकेले आप चुनौती दे रही हैं और सबकी। भाजपा का साधारण कार्यकर्ता काफी उस खानदान के लिए। एक सवाल और आखिरी आपसे कि आखिर कैसे अमेठी कहा जाता है कि अमेठी को जीतने के लिए जरूरत होती है लोगों को, और अमेठी के लिए एक और सवाल होता है कि आपके सामने प्रियंका, राहुल सब फेल नजर आ रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगी कि साधारण कार्यकर्ता भाजपा का उस खानदान के लिए इसलिए काफी है क्योंकि ये लड़ाई भाजपा कांग्रेस के बीच की अब लड़ाई नहीं रही, ये लड़ाई है आक्रोशित जनता और लापता सांसद के बीच की लड़ाई। अमेठी के बाद कांग्रेस सेक्रेटरी प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के लिए इंतखाबी तशहीर में जुट गई हैं। आज से 2 दिनों तक प्रियंका सोनिया गांधी के लिए तशहीर कर रही हैं। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने खिताब करते हुए मोदी हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि मौजूदा सरकार में आवाम की आवाज को दबा दिया जाता है। इसमें जो सरकार है वो लोकतंत्र को दबाना चाहती है। जब आप जैसी महिलाएं, जिनकी बहुत अच्छी मजबूत आदत है कि आप अपने अधिकारों को मानती हैं, मुझे मालूम है गांव में भी समूह की मेरी बहनें जो है कोई गलत करता है तो जाकर वहाँ पे आप प्रदर्शन करती हैं, आप अपना आवाज उठाती हैं। ये एक बहुत बड़ी मजबूती है, लोकतंत्र की मजबूती है। ये शक्ति लोकतंत्र ने दी है आपको, किसी नेता ने नहीं दी है। नेता को बनाने वाले आप हैं, नेता की शक्ति आपसे आती है। और जो नेता इस चीज को भूल जाए, जिस राजनीति में जनता को नकारा जाता है या जनता की आवाज को दबाने की कोशिश होती है, या जो संस्थाएं जनता की शक्ति और जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखती हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश होती है, वह देश के प्रति आस्था और देश के प्रति निष्ठा की सरकारें नहीं है।
वह ऐसी सरकारें हैं जो सिर्फ अपने प्रति निष्ठा रखती हैं और यह चाहती हैं कि अपना विकास हो, वह आगे बढ़े, वह शक्तिशाली बने। वे नहीं चाहते कि देश की जनता शक्तिशाली बने। और ऐसी ही सरकार आपने 5 सालों में देखी। नहीं तो जब शिक्षा मित्र, जब अध्यापक, जब रोजगार सेवक, जब अनुदेशक, आंगनबाड़ी की बहनें, आशा बहुएं, जब ये अपने अधिकारों को मांगते, प्रदर्शन करते, तो इनकी पिटाई नहीं होती, इनको जेल में नहीं भरा जाता, इनके खिलाफ देशद्रोह कानून नहीं डाला जाता। अगर एक ऐसी सरकार होती जो जनता के पक्ष में काम करती तो आपकी सुनवाई होती, जिसकी समस्या उठती है उसकी सुनवाई होती। आपके बीच इनके नेता आते, आपसे पूछते कि क्या हाल चाल है, कि कैसे जी रहे हैं आप। लेकिन मैं इत्तेफाक से मैं वाराणसी गई। वाराणसी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और मुझे ताज्जुब हुआ कि प्रधानमंत्री जी खुद वाराणसी के एक भी गांव के अंदर नहीं गए हैं। 5 सालों में उनको इतना समय नहीं मिला कि वो आपके गांव में जाएं और वाराणसी अपने ही क्षेत्र में किसी एक परिवार, किसी एक किसान से पूछ लें कि भाई कैसे जी रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, क्या समस्याएं हैं तुम्हारी। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर चले जाते किसी किसान से बात कर लेते तो ये भी पता चल जाता कि आपने आवारा पशुओं के नाम क्या रखे हैं। लेकिन भाजपा के नेता अब हवा में उड़ रहे हैं, उनके पांव अब जमीन पे नहीं रहे, जनता से नाता टूट गया है। इनके इश्तिहार भी आप देखें तो जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हम जनता को उपहार दे रहे हैं विकास करके, इस तरह के लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि इनकी मानसिकता कुछ और है। ये सोचते हैं कि आपके लिए काम करके कुछ एहसान कर रहे हैं आप पे, भूल चुके हैं कि एहसान आपने किया है नेता बनाकर। बीएसपी सरबराह मायावती की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा। दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी को याद दहानी कराई कि उसी के दौर इख्तियार में दहशतगर्द मसूद अजहर को आजाद किया गया था। एक राजनीतिक पार्टी से पहले यह उनका एक सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का मूवमेंट भी है। इसलिए बीएसपी का जन्म भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर उनके अधूरे पड़े उस कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए किया गया है, जिसे पहले जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर यहां कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों ने लगभग 30 वर्षों तक इसे भटकाए रखा था और अब बीजेपी भी इसे भटकाए हुए है। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी वैसे तो बाबा साहब की प्रेरणा से सर्व समाज के हितों के लिए काम करती है, लेकिन इस मामले में यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे खासकर दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता देते हुए इन वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर सम्मान में जो हमारी सरकार ने यहाँ प्रदेश में काम किए हैं वे ऐतिहासिक हैं। अर्थात बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी की तरह या नकली अम्बेडकरवादी बनने की कोशिश ना करे, ऐसी मेरी इनको सलाह भी है। लेकिन इसके साथ ही जहां मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूँगी कि अब तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ एसपी व बीएसपी के बने गठबंधन के बारे में बीजेपी की तरह ही अनाप शनाप भाषा बोलने लगी है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर हमारे गठबंधन के खिलाफ एक होकर वे आपस में मिलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ रही हैं। एसपी सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 5 साल में एक्सप्रेसवे जैसी सड़क मरकजी सरकार ने नहीं बनाई। अब रियासत की आवाम हमारी सरकार को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम देश में सभी सड़कें ऐसी बनाएंगे जहां पर हवाई जहाज उतर सकते हैं,
हम इन्हीं लोगों से जानना चाहते हैं, 5 साल हो गए पूरे, अगर NHAI की एक भी सड़क उन्होंने ऐसी बनाई हो जहां एयरफोर्स के लोगों को जरूरत पड़ने पर हवाई जहाज उतारने का मौका मिल जाए। तो ये प्रचार करने में तो बहुत तेज है, लोगों का ध्यान हटाने में तेज है, किससे लाभ उठाना है उसमें बहुत तेज है। वहीं हम इन चीजों में थोड़ा पीछे हैं। तो हम काम ज्यादा करते हैं, प्रचार कम करते हैं। बीजेपी के लोग प्रचार ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। तो 2017 में आप इलेक्शन हार गए, उस वक्त भी आपने यही कहा कि हमने प्रचार नहीं किया। अब 2019 आ गया, तब भी आप यही कह रहे हैं कि हमने प्रचार नहीं किया। कब करेंगे प्रचार फिर? प्रचार भी समझ गए अब हमें प्रचार कैसा करना है। उस समय हम लोगों को समझाते रहे कि काम बहुत जरूरी है और काम से ही सरकार बनती है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता हमारे पुराने काम याद कर रही है, वो समाजवादी पेंशन याद कर रही है, जो बच्चों को लैपटॉप मिलते थे वो याद कर रहे हैं, लखनऊ के लोग मेट्रो याद कर रहे हैं, और जो लोग एक्सप्रेसवे पे चलते होंगे वो यकीनन ये कहते होंगे कि सड़क बने तो एक्सप्रेस जैसी सड़क बने। तो कम से कम उस समय लोगों को याद नहीं था। आज उन्हीं कामों को याद करते हुए, और जो राजनीति में जरूरी होता है कि कुछ ग्लू होना चाहिए आपके पास, लोग कैसे चिपके, लोग कैसे साथ आए। ग्लू तो अब लोग चिपके हैं आपके साथ या बीएसपी आपके साथ चिपकी है, इस वजह से क्या आपके नंबर बढ़ेंगे? क्योंकि ये ग्लू होना चाहिए। काम तो था आपका, लेकिन कुछ ग्लू चाहिए था आपको। सपा, बसपा और आरएलडी मिलकर के वो ग्लू है जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को रोकेगा। तो इलेक्शन हाफ वे पे है, आप कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं गठबंधन के लिए और फिर आपकी पार्टी? ये 4 चरण में सबसे ज्यादा सीटें गठबंधन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का मुझे नहीं पता है कि कितनी सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास गिनती बताने को नहीं है, इसीलिए देखेंगे आप उनकी जनसभाओं में विकास का मुद्दा हट गया है, दुनिया का ना जाने कौन सा मुद्दा आ गया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी देश की सेना के जवानों की बात कर रहे हैं, आज ही नक्सल से हमारे कितने जवान शहीद हो गए, और आंकड़े ये बताते हैं हर दिन एक जवान हमारा शहीद हो रहा है। ये कैसी हमारी नेशनल सिक्योरिटी है? तो नाराज बीजेपी लीडर और राज्यसभा के मेंबर आर.के. सिन्हा को मनाने के लिए संघ लीडर भैयाजी जोशी पटना पहुंचे और आर.के. सिन्हा की भैयाजी जोशी के साथ 1 घंटे तक मीटिंग चली, लेकिन नतीजा क्या निकला देखिए इस रिपोर्ट में। पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद की राह को आसान करने के लिए आर.के. सिन्हा को मनाने की कोशिशें जारी हैं। पटना के आरएसएस दफ्तर में करीब घंटे भर तक आरएसएस लीडर भैयाजी जोशी से मीटिंग हुई। कहा जा रहा है कि अंदरूनी खलफशार की वजह से पटना साहिब सीट पर बीजेपी की शिकस्त हो सकती है, इसलिए अब मनाने की कवायद शुरू हो गई है। सर, चुनाव प्रचार के बाद आए हैं पटना साहिब में, चुनाव प्रचार के लिए बड़े चेहरे हैं आप। मैं सिर्फ संघ कार्यालय आया था, हमारे माननीय सर कार्यवाही आए हुए हैं, सूचना मिली, प्रणाम करने हैं। नाराजगी है आपको? मनाया गया आपको? मैं पूरे देश में सर बात कुछ बनी, प्रचार होगा सर आपका, जनता खोजती है आपको। आर.के. सिन्हा की पटना साहिब के कायस्थ वोटरों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। आर.के. सिन्हा खुद पटना साहिब से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने रविशंकर प्रसाद को टिकट दे दिया। इससे आर.के. सिन्हा नाराज हो गए। अब उनकी नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी और आरएसएस के लीडर जुटे हुए हैं। संघ के साथ क्या बात होती है ये कहने का अधिकारी मैं नहीं हूँ। ठीक है सर, पटना की जनता आपको भी ढूंढ रही है, प्रचार करेंगे? फिर बाद में बात करिएगा, संघ कार्यालय में बात नहीं कर सकता। रविशंकर जी की मदद करेंगे? नहीं, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। बातचीत की तफसील शेयर करने से आर.के. सिन्हा बचते रहे, मगर साफ साफ भी कुछ नहीं कहा। दरअसल पटना साहिब सीट से कांग्रेस के टिकट पर इस बार शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में है, जिनका असर भी कायस्थ वोटरों पर ठीक ठाक है। इसलिए बीजेपी ने आर.के. सिन्हा से पैचअप के लिए आरएसएस लीडर भैयाजी जोशी को लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और तेज प्रताप यादव ने गुज़श्ता कुछ महीनों से सियासी हलकों में खूब चर्चा हासिल की है, लेकिन तेज प्रताप ने पार्टी को अपने सियासी बयानों से काफी नुकसान पहुंचाया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार का सबसे बड़ा सियासी घराना लालू खानदान आजकल तेज प्रताप यादव की वजह से सुर्खियों में है। लोकसभा चुनाव में टिकट तकसीम में
अपनी अनदेखी से नाराज तेज प्रताप ने अपनी पार्टी के ही खिलाफ आवाज बुलंद कर दिया। चाहे वो अपने ससुर के सारण से टिकट देने की मुखालिफत हो या फिर जहानाबाद और शिवहर में अपने मनपसंद उम्मीदवार को आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर अलग मोर्चे की तामीर की। तेज प्रताप अपनी पार्टी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और राजद का ये सिरदर्द अपोजिशन के लिए निशाना साधने का मौका बन गया है। तेज प्रताप जी कभी भी राजनीति को समझे ही नहीं है। बड़े भाई का दर्जा उनको मिलना चाहिए था, उसका सम्मान नहीं मिला तो उसका दर्द तो है ही। अब वो सम्मान नहीं मिला, उसका दर्द वो दूसरे ढंग से निकालते हैं राजनीति में। तो कभी यहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे, कभी मोर्चा बना देते हैं। मानना है कि तेज प्रताप, तेजस्वी यादव दोनों आज राष्ट्रीय जनता दल को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लालू जी के परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, उसको लोग कोई पूछता नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में चले गया। तो जब पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में जाने का मतलब है कि कुछ से कुछ करते रहेंगे। हालांकि तेज प्रताप खुद कंफ्यूज हैं। पहले उन्होंने सारण से अपने ससुर के खिलाफ खुद मैदान में उतरने का दावा किया और बाद में वो पलट गए। ऐसा ही हाल जहानाबाद और शिवहर से उम्मीदवार उतारने के दावे का भी है। ऐसे में तेज प्रताप के इस यू टर्न से उनकी सियासी समझदारी पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस तेज प्रताप के मामले पर बोलने से कतरा रही है। तो ये जवाब वही दे सकते हैं, हम तो जवाब नहीं दे सकते हैं कि क्या उनको चाहिए, क्या करना है, नहीं करना है, हम तो जानते नहीं। इसलिए इस पर उन्हीं से अगर बयान आप लेते हैं तो वो सही ढंग से बताने का काम करेंगे। ये शुद्ध रूप से राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। अपने इंटरनल मैटर्स को समझाने के लिए आरजेडी लीडरशिप सक्षम है। कांग्रेस पार्टी की शुभकामनाएं हैं कि आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक रहे। ऐन चुनाव के मौके पर तेज प्रताप ने अपनी पार्टी को सकते में डाल रखा है। तेज प्रताप ने भले ही अपनी पार्टी के खिलाफ अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारा हो, लेकिन इस तनाज़े से आरजेडी को जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रायबरेली में अवामी रैली से खिताब के दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की सियासी दुश्मन है और कांग्रेस का एक एक कारकुन जिंदगी भर बीजेपी से लड़ता रहेगा। प्रियंका गांधी से खास बात की हमारे नुमाइंदे राजीव सिंह ने। इस वक्त कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, जिस तरह से कल बयान आया कि जहां पर गठबंधन मौजूद है वहां पर आप कमजोर प्रत्याशी उतार रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं कहा। ये आप लोग मीडिया ने घुमाया इसको। मैंने एक साफ कहा है, स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी हर जगह मजबूती से लड़ रहे हैं। मुझसे पूछा गया कि आप गठबंधन का वोट काट रही हैं। मैंने ये बहुत स्पष्ट किया कि मेरी पूरी योजना ये रही है कि पूरी तरह से बीजेपी का वोट कटे। बीजेपी के खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रही हूँ उन्हीं के खिलाफ। यही मेरा मकसद है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश से हारे। जिस तरह मैम आप लगातार जनसभा कर रही हैं, लोगों में गजब उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या उम्मीद है किस तरह का कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है? देखिए, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसमें नई ऊर्जा आई है, अच्छी तरह से लड़ रहा है हर जगह। हमने जहां तक हो सकता है हमने बहुत अच्छे उम्मीदवार लगाए हैं जो अच्छी लड़ाई में हैं। तो उम्मीद तो ये है कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, कांग्रेस सीटें जीतेगी और आगे बढ़ेगी। अमेठी और रायबरेली में ऐतिहासिक जीत होती रही, इस बार जीत का अंतर क्या होने वाला है? और भी ऐतिहासिक जीत होगी। जिस तरह बात करें तो स्मृति ईरानी लगातार निशाना साध रही हैं, कितना असर पड़ेगा मोदी और स्मृति? कोई असर नहीं पड़ेगा। इनकी जो रणनीति है अमेठी में, उसका जवाब अमेठी की जनता देगी। अमेठी की जनता को ये प्रधानों को पैसे देकर, जनता को अपमानित कर वहाँ अमेठी में ये सब नहीं चलता। अमेठी की जनता और रायबरेली की जनता स्वाभिमानी जनता है, वो बहुत जागरूक जनता है। वो राजनीति समझती है अच्छी तरह से और ये भी समझते हैं कि उनके लिए विकास के कार्य किसने किए हैं और कौन नाटक नौटंकी करने के लिए आता है। जिस तरह मैम नामांकन में पूरा परिवार था, वाड्रा जी थे, बच्चे थे, तो क्या एक बार फिर से उम्मीद, कब वो लोग एक बार फिर से आएंगे अमेठी में? और फिलहाल तो मेरी बेटी है मेरे साथ और कभी कभी मेरा बेटा भी आता है, कभी कभी वाड्रा जी भी आएंगे। समय मिलेगा तो सब आएंगे। जैसा कि आपने सुना कि प्रियंका गांधी का ये साफ कहना है कि भले ही विपक्षी कांग्रेस के खिलाफ जो भी रणनीति बना रहे हों, लेकिन अमेठी और रायबरेली में जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां पर कांग्रेस को हरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी कांग्रेस को हराने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, वो हथकंडा रायबरेली और अमेठी में नहीं चलने वाला है।
कैमरामैन संदीप के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 रायबरेली। इलाहाबाद में वोटर बेदारी मुहिम कौमी यकजहती की मिसाल बन गई है। दीनी मदारिस और आश्रमों के जरिए वोटर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। उलमा दीन के अलावा साधु संत भी आवाम को बेदार कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इलाहाबाद में सिर्फ गंगा और जमुना नदियों का मिलन ही नहीं होता, बल्कि यहाँ दो तहजीबों का मिलन भी देखने को मिलता है। इलाहाबाद में 12 मई को वोट डाले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अफराद अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें, इसकी कोशिश बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसके लिए दीनी मदारिस और मठों में मुश्तरका तौर से अवामी बेदारी का काम किया जा रहा है। शहर के मारूफ आश्रम ओम नमः शिवाय में भजन कीर्तन के साथ साथ अकीदतमंदों को वोट डालने के फवाइद से भी रोशनास कराया जा रहा है। हमारी एक अमूल्य निधि है। अगर हम इसकी कीमत को समझेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो हमारे भाग्य और विधाता हैं और हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम मतदान में ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हैं जो उस हमारे बातों पे, हमारी जो आकांक्षाएं हैं उस पे खरे नहीं उतरते हैं, तो यह हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। हम ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारे समाज, मानव जाति की भलाई के लिए काम करें। हाँ, वोट के लिए बोल रहे हैं कि पहला काम है कि आप वोट करिए, उसके बाद ही जलपान करिए। इलाहाबाद की मारूफ दीनी दरसगाह जामिया इमामिया अनवारुल उलूम ने भी वोटर बेदारी मुहिम का आगाज किया है। 15 दिनों तक चलने वाली इस मुहिम की शुरुआत गुज़िश्ता 23 अप्रैल को की गई थी। वोटर बेदारी की इस मुहिम से दीनी मदारिस को खास तौर से जोड़ा गया है। मुहिम का मकसद अवाम में अपने हक़ रायदही के इस्तेमाल के जज्बे को बेदार करने का है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपना हाकिम अगर मुंतखब करने के मरहले में खड़े हैं तो वोट डालना एक काम है और दूसरा काम है कि वोट सही जगह पर उसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि बाद में इंसान को पछताना न पड़े कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। नहीं, हर आदमी अपने घर से निकले, वो किसी कौम और मज़हब का, उससे मुसलमान और गैर मुसलमान से नहीं, हर आदमी ये समझ कर निकले कि अपने मुल्क को मजबूत करने जा रहे हैं। हमारे हाथों में अपने मुल्क का मुस्तकबिल है, लिहाजा हम अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल को अभी से संवारें ताकि बाद में किसी तरीके का पछतावा हमारे पास न। इलाहाबाद में चलने वाली वोटर बेदारी मुहिम अब मजहब और फिरके के सतह से बुलंद हो चुकी है। शायद यही वजह है कि मजहबी इदारों की तरफ से लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालने के लिए राग़िब किया जा रहा है। न्यूज 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। वाराणसी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले लखनऊ के आलिम दीन मौलाना अली हुसैन क़ुमी का पर्चे नामजदगी रद्द किए जाने के बाद उनके हामियों में गम और गुस्सा है। अली हुसैन क़ुमी के मुताबिक उनका पर्चा गलत तरीके से रद्द किया गया है, जिसके लिए वो वकला की मदद लेकर अदालत का रुख करेंगे। मौलाना अली हुसैन क़ुमी के मुताबिक बीजेपी के हाई कमान ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट पर दबाव बनाकर उन लोगों के नॉमिनेशन रद्द कराए हैं जो नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने का आज़म कर चुके थे। बुनियाद के ऊपर झूठी तकरीरें करके झूठे भाषण दे के लोगों को गुमराह कर रहे हो। अब तुम आने वाले नहीं हो और तुमने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। अगर तुमने काम किया होता तो तुम्हारे इतनी बड़ी मुखालफत करने के लिए बनारस के अंदर पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इतने लोगों ने आके वहाँ पर इलेक्शन में शिरकत की है और सारा प्रशासन तुम्हारा था, हुकूमत तुम्हारी थी, चुनाव आयोग तुम्हारा था। इसलिए गलत तरीके से लोगों के पर्चे जो है वो मतलब हटाए गए हैं और जिनको तुमने चाहा उनको रखा गया। बाकी तकरीबन 70-75 लोगों के जो है पर्चे जो है वो खारिज कर दिए गए हैं किसी बगैर बुनियाद के, झूठ मूठ के इल्ज़ामात लगा के, कभी किसी में कमी किसी में करी। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने मसूद अजहर का क्रेडिट पीएम मोदी के लेने पर निशाना साधा। राशिद अल्वी ने कहा कि आलमी दबाव की वजह से यूएन का ये फैसला आया है, इसमें मौजूदा सरकार की कोई हुसूलियाबी नहीं है। राशिद अल्वी हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, जिस तरह से कल मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया, सरकार इसको बड़ी कामयाबी बता रही है और जिस तरह से चुनावी मौसम चल रहा है, एक बड़ा फायदा बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आप किस तरह देखते हैं इसे?
देखिए, मौलाना अजहर वही मौलाना अजहर है जिसको भारतीय जनता पार्टी के बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हवाई जहाज़ में बिठा के इज्जत के साथ काबुल छोड़कर आई थी। और सिर्फ छोड़कर नहीं आए थे, अथाह पैसा भी दिया था कि ये आपको आतंकी गतिविधियों के लिए दिया जा रहा है। आज क्रेडिट उन्हें कैसे दिया जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से ये यूनाइटेड नेशंस का फैसला है। इसमें न प्रधानमंत्री का कोई कंट्रीब्यूशन है, न भारतीय जनता पार्टी का कोई कंट्रीब्यूशन है। चाइना पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव था जिसकी वजह से ये कदम यूनाइटेड नेशंस ने उठाया है। लेकिन आप क्रेडिट ना दे सरकार को, लेकिन जब ये बात कल निकल कर आई, जब ये घोषणा हुई, उसके बाद पीएम ने जो पहली रैली संबोधित की उसमें उन्होंने इस तरह से अपने भाषण में कहा जैसे भारत सरकार के दबाव की वजह से, एक अच्छी कूटनीति की वजह से ये सफलता मिली है भारत को। प्रधानमंत्री तो सर्जिकल स्ट्राइक हो तो उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। मौलाना अजहर को यूनाइटेड नेशंस आतंकवादी घोषित कर दे, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं उनसे बहुत अदब से कहूँगा, चुनाव चल रहा है, जीएसटी पे वोट मांगिए, नोटबंदी पे वोट मांगिए, कश्मीर के 370 आर्टिकल पे वोट मांगिए, राम मंदिर पे वोट मांगिए, काला धन पे वोट मांगिए। यही कह के तो आप आए थे, इन्हीं पे आपको वोट मांगना चाहिए। आप देश के लोगों को गुमराह ना करें। सर, अंतिम सवाल है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल एक सभा में आदिवासियों को लेकर एक बयान दिया था जिस पर चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया है उन्हें। देखिए, राहुल गांधी जो नोटिस आया है उसका ज़रूर जवाब देंगे। हम इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को कैसे क्लीन चिट दे दिया? प्रधानमंत्री अगर कानून तोड़ेंगे, मोड ऑफ कंडक्ट तोड़ेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ेंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। ये डबल स्टैंडर्ड है। एक आईएएस ऑफिसर उनकी तलाशी ले लेगा हेलीकॉप्टर की तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी चाहिए। उसकी क्रेडिबिलिटी लगातार गिरती चली जा रही है। किसी भी इलेक्शन कमीशन के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है अगर वो डबल स्टैंडर्ड अपनाता है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने कहा है कि मसूद अजहर के मामले पर तमाम सियासी पार्टियों को जश्न मनाना चाहिए और यह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत है। मौजूद हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी। त्यागी जी, जिस तरह से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है मौलाना मसूद अजहर को, उसको लेकर काफी सियासी तापमान बढ़ गया है। बीजेपी की तरफ से जहां जश्न मनाया जा रहा है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस जैसे जो दल हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलवामा में जब हमारे 40 से लोग ज्यादा शहीद हुए, उनको मार गिराने की जिम्मेदारी मसूद अजहर के संगठन ने मोल ली। उसके बाद भारतीय सैनिकों के पराक्रम का नतीजा था कि बालकोट हुआ, जिसमें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और ये सिर्फ और सिर्फ बहादुर सैनिकों के प्रयास का नतीजा था। उनके प्रयास की सराहना करना मैं कोई जुर्म नहीं मानता। यद्यपि उसको वोट से जोड़े जाने का मैं पक्षधर नहीं हूं, लेकिन क्या पुलवामा के शहीदों की शहादत का दिन एनडीए की सरकार ने तय किया था? ऐसा इल्जाम लगाना एंटी नेशनल काम है, चाहे किसी पार्टी का कोई भी नेता हो। लेकिन जो लोग जश्न मना रहे हैं, बीजेपी के लोग जश्न मना रहे हैं चुनाव के बीच, जबकि 4 चरण का चुनाव हो गया, 3 चरण का बाकी है। इस बीच ऐसा जश्न मनाना कहीं न कहीं सियासी लाभ लेने की कोशिश के तौर पर देखा जाए। नहीं, बीजेपी को नहीं, समूची पॉलिटिकल पार्टी को, हर भारतीय को जश्न मनाना चाहिए कि कई सालों के प्रयास के बाद कांग्रेस पार्टी भी प्रयासरत थी, उसको भी मैं शामिल करता हूं कि इसके संगठन को आतंकी संगठन किया जाए। आधा दर्जन से ज्यादा बार यूएन में इसके खिलाफ वोटिंग हुई चीन के द्वारा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के ये प्रयास भी सराहनीय हैं, जिनकी बदौलत आज पाकिस्तान आइसोलेट हुआ और वहां की सरकार को भी कहना पड़ा कि इसके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी उसमें पाकिस्तान सहयोग करेगा। यानी कि भारत के कूटनीतिक प्रयासों की ये कामयाबी है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केसी त्यागी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। शिवसेना की जानिब से हिंदुस्तान में भी नकाब पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे पर मुस्लिम हलकों में सख्त नाराजगी फैल गई है और हर तबके की जानिब से इस पर शदीद मजम्मत की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नकाब पर पाबंदी के शिवसेना के बयान पर महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में भी शदीद मजम्मत की गई। इस सिलसिले में जमीयत उलमा ने सवाल उठाया कि राजीव गांधी पर जिस श्रीलंकन खातून ने हमला किया था वो तो साड़ी पहनी थी, इसलिए इंडिया को साड़ी पहनने पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। है तो आप मुझको ये बताइए, हमारे हिंदुस्तान के एक बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। राजीव गांधी को नलिनी ने जो कत्ल किया था, जो शहीद किया था, क्या वो बुर्का पहनी थी? वो साड़ी ब्लाउज पहन करके उनके ऊपर बम मार दी थी। तो इसका मतलब ये है कि चलो साड़ी ब्लाउज भी बंद कर दो। ये सब शिवसेना की घबराहट है। शिवसेना की टीआरपी खत्म हो चुकी है। अभी वो चाहती है कि इस तरह बयान दे करके मैं कुछ आ जाऊं, मीडिया में सुर्खियों में आ जाऊं, और कोई बात नहीं है। और मुसलमान कभी बुर्का छोड़ ही नहीं सकता है। हम लोग हिंदुस्तान के सारे मुसलमान शिवसेना की इस बात की ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं और हम ये कहते हैं कि शिवसेना ये अपना बयान वापस ले और वापस लेकर के जो उसने गलती की है उसकी माफ़ी मांग ले। जबकि शिवसेना की जानिब से नकाब पर पाबंदी की बात कहने पर एनसीपी ने सख्त एतराज किया है और इसे इसकी बौखलाहट और चर्चे में बने रहने का सबब बताया। देखिए, ऐसा है कि हमारा एक संविधान है, हमारा देश एक संविधान से चल रहा है। उस संविधान के अंदर लिखा है कि हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं, खा सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं, जो चाहे ओढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की तो संविधान के ऊपर तो कोई नहीं है। आर्टिकल है, लिखा है उन्होंने, अपना दक्षिणपंथी लोग है, इलेक्शन खत्म हुआ है, कुछ ना कुछ चाहिए। उधर मुस्लिम खवातीन का मानना है कि इस्लाम ने हिजाब देकर उनकी इस्मत और इज्जत को बढ़ावा दिया है। ये इनकी मजहबी शनाख्त और इसे किसी के ऐलान या पाबंदी आयद करने के बाद भी तर्क नहीं कर सकती। हमारा बुर्खा है, हम उसको पहन के मुकम्मल इस तरह से हमको लगता है कि हम सेफ है उसके अंदर। हमको बुरी नज़र से लोगों की बचना है। हम लोगों को अपने आप को बताना है कि बुर्का हमारे लिए क्या मायने रखता है। बुर्के से बैन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बुर्का औरतों की इज्जत के लिए इस्लाम ने दिया है, ना कि ये बम ब्लास्ट। और इसके लिए बम ब्लास्ट होना होता है तो वो किसी भी तरह होता है, उसके लिए बुर्के से कोई मतलब ही नहीं है। बुर्का हमारा इस्लाम है, इस्लाम की बुनियाद है। पर्दे के मुतालिक कई कौमों में अलग अलग तरीका है। इसके पीछे सभी का एक मकसद होता है, खुद को गैर महरम की निगाहों से बचाना, ना कि दहशतगर्दी को फरोग देना। वो है अक़लियतों के मजहबी मामलात को उछालना और सुर्खियों में बने रहना। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंब्रा से अनवारुल हक की रिपोर्ट। बुर्के पर पाबंदी की मांग से मुल्क भर के मुसलमान काफी नाराज हैं। यही वजह है कि खवातीन सड़कों पर उतरकर इसे अपनी तौहीन करार दे रही हैं। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने मुंबई में बुर्कापोश खवातीन से बातचीत की। आप देखिए बातचीत, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुर्कापोश खवातीन हैं, हम इनसे ही जानेंगे कि शिवसेना का ये मुतालबा जो है उस पर इनका रद्दअमल क्या है, क्या इजहार ख्याल है। आप एक बात ये बताइए आपा कि मतलब शिवसेना ने जो कहा है कि बुर्के पर पाबंदी लगना चाहिए, तो आप बुर्कापोश खवातीन जो है वो इस बयान को किस तरह से देखती हैं? हम इस बयान को इस नज़र से देखते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत बयान है और बिल्कुल गलत नज़रिया है। ये नकाब को टारगेट कर रहे हैं और सियासी रूप दे रहे हैं इसको, जबकि नकाब हमारा ये सियासत से बिल्कुल हट के है, बिल्कुल अलग है। यह हमारा दीनी मामला है, हमारी शरीयत का मामला है और हमारे नबी ने, हमारे कुरान में ये चीज़ आई, अल्लाह का फरमान है कि ख्वातीन को पर्दा करना बताया गया है। हम पर्दा करते हैं और इसको शिवसेना वाले इसको टारगेट ना करें और ना इसको सियासत का रूप दे। इससे पहले भी आपका बोलना क्या है इस पर, ये बताइए। जैसे तलाक के ऊपर इन लोग ने उंगली उठाए थे, सब लेडीज जमा होके उसके खिलाफ लड़े थे, तो ऐसे अगर नकाब का भी बोलेंगे तो हम लोग सब एक होके पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग उसके लिए भी लड़ेंगे। सब मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, ये सरासर गलत है। हर तरह से, हर रूप से हम ही लोगों को आतंकवादी है, बुर्के में जो है आतंकवाद है, ये गलत है। कहीं कुछ बम ब्लास्ट हुआ, मुसलमानों ने किया, ये तो सरासर गलत ही है ना। और हम ही लोगों को क्यों हर बात के लिए मुद्दा बनाया जाता है, हम ही लोगों को क्यों सियासत में खींचा जाता है। कभी 3 तलाक को लेके, अब नकाब को लेके, तो क्या हम बिना बुर्के के रोड पे आ जाए? वो तो हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं।
बिल्कुल नहीं, आजाद देश है ये तो, हर कोई अपनी मर्जी से जी सकता है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि क्या आप बुर्का अपने मन से पहनती है, क्या आपके घर वाले फोर्स करते हैं? जी, बुर्का मैं अपने मन से पहनती हूँ। मुझे बुर्के में अपनी बहुत हिफाजत लगती है और हमारे दीन का है, हमारे दीन में, इस्लाम में हमारे बुर्का है, हमारी शरीयत में है, तो हम इसे नहीं छोड़ सकते। 1400 साल से हमारी माँ बहनें नकाब पोश बन के रही हैं और हम आगे भी चाहते हैं कि हमारी हिफाजत हमारे बुर्के में रहे। अच्छा, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, मैं इस बात से कतई नाराज हूँ कि शिवसेना हमेशा कोई ना कोई टारगेट मुसलमानों को बना के रखती है। कोई कुछ करता है, नाम से मुसलमानों का फ्रंट पे आता है। तो क्या चाहती है शिवसेना कि हम लोग रोड पे आ जाए, एक गुलाल की थैली ले ले, डांस करते हुए गणपति डुबाते चले जाएं? मुसलमानों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम रोड पे आकर डांस करते हुए चलते चौपाटी चलते चले जाएं? अरे, बुर्का हमारी इज्जत है, बुर्का हमारी शराफत है, बुर्का हमारे माँ बाप की तरबियत है। क्या हम लोग चाहे अपने जिस्म की नुमाइश करते रोड पे जाएं? ये लोग ये चाहते हैं, अरे सियासत ही कुछ करना है तो